ये फिर देखिएगा कि अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूं और मेरा कैश इनफ्लो किसी भी एक साल का 70,000 आता है, ये इनफ्लो हो गया। अब इसमें टैक्स पे करना है 30%। अगर मैं 30% टैक्स पे करता हूं तो 30% टैक्स 70,000 पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टैक्स किस पे लगना है? प्रॉफिट पर। तो इसका मतलब है कि मुझे प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। मैं पहले प्रॉफिट निकालूं, उसका 30% लूं, फिर लेस करके लाऊं। ये जरा मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल लाता हूं सामने इस चीज को क्लियर करने के लिए, क्योंकि मेरी शायद इस वर्डिंग से आपको फुली मेरी बात समझ ना आ रही हो। ठीक है, तो इसलिए जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। इसे आगे एग्जांपल लेने से पहले ये याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो सिर्फ एक ही नॉन कैश एक्सपेंस है, वो है डेप्रिसिएशन। ठीक है ना? मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, मैंने एक प्लांट बाय किया जिसकी कॉस्ट 600 है। मैं वैल्यूज छोटी ले रहा हूं ताकि हम जरा आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकें। ओके, अच्छा, इसकी लाइफ जो है वो 4 इयर्स है। पहले साल ईयर 1 में हमारा जो कैश फ्लो है वो 285 रुपीज। ठीक है, अब मुझे ये कैश फ्लो जो है दैट इज बिफोर टैक्स है, नॉट आफ्टर टैक्स। अब मुझे यकीनी बात है, मुझे बिफोर टैक्स तो नहीं चाहिए, मुझे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए। तो इसका नॉर्मल तरीका क्या होता है कि आप इसको पहले प्रॉफिट निकाल लो, यानी इसका प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? जो डेप्रिसिएशन है वो कैश फ्लो में प्लस कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, यानी कैश फ्लो 285 है, अगर इसमें मैं ऐड कर दूं डेप्रिसिएशन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी करते आए हो, ये आ जाएगा आपका, सॉरी लेस कर दूं डेप्रिसिएशन, सॉरी वो तो प्रॉफिट में अगर डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा तो कैश बनेगा ना। तो कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन 150 की बनती है इसके मुताबिक, अगर लेस कर दूं तो ये 135 आएगा। ठीक है जी, ये मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब टैक्स कितना बनेगा? एट अ रेट ऑफ 30%। 135 का 30% लें तो 40.5। अब मेरा ओवरऑल कैश फ्लो क्या हुआ? ईयर 1 का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना है मैंने। कैसे निकालूंगा? मैं लेता हूं कैश फ्लो बिफोर टैक्स, ये वाला कॉन्सेप्ट। मेरा कैश कितना था? 285, और इसमें से मैंने लेस करना है टैक्स पेड, और टैक्स जो मैंने पे करना है 30% ऑन, नॉट ऑन 285, 30% ऑन प्रॉफिट जो मैंने कैलकुलेट किया है 40.5। तो मेरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना बन गया? 245.5। ये मेरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेशन अभी तो ये तो सिर्फ छोटा सा फिगर लिया है ना, अगर मैं इस कैलकुलेशन को लेता हूं तो काफी लेंथी हो जाता है। क्यों लेंथी होता है? कि अक्सर क्वेश्चन में कैश फ्लो दिया होता है, पहले मैं उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करूं, फिर कैश फ्लो से वो प्रॉफिट पे टैक्स जो निकला हुआ उसको लेकर आऊं, तो ये जरा थोड़ा लेंथी हो जाता है। इसका ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट क्या है? ऑल्टरनेट मैथड हम क्या करते हैं, हम सिंपल लेते हैं कैश फ्लो बिफोर टैक्स जो गिवन है विच इज 285, इस पे हम लेस कर देते हैं टैक्स ऑन कैश फ्लो। मैं अब प्रॉफिट पे टैक्स नहीं निकाल रहा, मैं कैश फ्लो पे टैक्स निकाल रहा हूं, यानी 285 का ही 30% लेंगे। 285 का 30% लेंगे, कितना आता है? 85.5। 84.5।
ये लेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो तो टैक्स तो आपको कम पे करना है। क्यों कम पे करना है? क्योंकि टैक्स पे करना है प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट हमेशा कैश फ्लो से कम होता है ड्यू टू डेप्रिसिएशन। तो ये टैक्स मेरा ज्यादा बन रहा है, तो इट मींस कि अब मैं शो करूंगा टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड का मतलब है टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पे मेरी टैक्स सेविंग आएगी। कितनी सेविंग हो रही है? डेप्रिसिएशन 150 है, 150 का 30% ले लो, विच इज इक्वल टू 45। ये टैक्स सेविंग हो गई। अब इसको ओवरऑल कैलकुलेट करो तो देखो आंसर वही आना चाहिए 245.5। और ये मेथड बड़ा कंप्रीहेंसिव है, ये खुद सब कुछ बता रहा है। ये कह रहा है कि 285 कैश फ्लो है बिफोर टैक्स, 84.5 टैक्स बनता था मेरा इस कैश के पॉइंट ऑफ से, लेकिन ड्यू टू डेप्रिसिएशन इतना टैक्स सेव हो गया, और ये मेरा ओवरऑल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बन जाए। सर टैक्स ऑन कैश फ्लो 85.5 है। 85.5 ओके। तो चेक कर लेना ये टोटल ठीक आ रहा है। सर 244.5 आ रहा है। 244.5 आएगा जी सर। तो फिर उधर भी 244.5 आना चाहिए, ये चेक करेगा। जी सर ऊपर भी 244.5 अच्छा फिर ठीक, क्योंकि ये डिफरेंस हो ही नहीं सकता, दोनों ना सेम आते हैं चाहे किसी भी मेथड को हम यूज करें। तो इसलिए मैं प्लीज ये कह रहा हूँ कि हम ये मैं स्टैरिक लगा रहा हूँ। रिकमेंडेड मेथड जो है ना, जो कि ये भी गलत नहीं है, बट इट विल टेक टाइम इन एग्जाम्स। ये उसकी वजह ये है कि अभी तो मैंने एक छोटा सा हिस्सा निकाल के आपको समझाया है। ये सारी चीजें जब इकट्ठी होती है ना क्वेश्चन में, तो बहुत लंबा हो जाता है, ये क्वेश्चन लेंथी होता है, इसलिए बड़ा केयरफुली इसमें करना होता है। और ये वो क्वेश्चन है जिसको मैं अक्सर स्टूडेंट को सीएमए में ये कहा करता हूं कि ये वो क्वेश्चन में शामिल करो जिससे पेपर पास होना है। एक तो मस्ट आना है, और ये हर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकता है, लेकिन अगर जरा सी गलती की तो प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो, ध्यान से देखो, इसको अंडरस्टैंड करो कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये अभी तो एक एक चीजें पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन जब ओवरऑल क्वेश्चन करेंगे आप यकीन करो कि इससे आसान क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा अब आइएगा नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन की तरफ ही आता हूं। ये तो खैर मैंने एक साल की निकाली है ना। डेप्रिसिएशन का एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। पूरी की पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन जब भी निकालनी हो, हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? जी, स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस? नहीं आइडिया? ओके, तो ये प्लीज नोट डाउन कर लेना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किसी जगह पर डिसीजन मेकिंग हो, बजटिंग हो, सीवीपी हो, कोई भी जगह हो, अगर आपको डेप्रिसिएशन चाहिए तो एक ही मेथड होता है और दैट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक ऐसा आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में जहां डेप्रिसिएशन जब भी आएगी आप देखोगे रिड्यूसिंग बैलेंस पे आएगी। अब इसकी लॉजिक क्या है कि पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारी एक ही अजम्पशन होती है कि हम जो डेप्रिसिएशन लेंगे वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लेंगे, लेकिन यहां क्यों डिफरेंट ले रहे हो? इसलिए कि यहां पर जो डेप्रिसिएशन मैं ले रहा हूं वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूं। मैंने टैक्स जो पे करना है, मैंने अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं लेना, टैक्सेबल प्रॉफिट लेना है। और पूरी दुनिया के अंदर जो टैक्स पे डेप्रिसिएशन होती है, याद रखिएगा वो रिड्यूसिंग बैलेंस में होती है। इस वजह से यहां पर क्वेश्चन में आप रिड्यूसिंग देखेंगे। बहरहाल इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, लिखा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस।
ये सिर्फ मैंने आपको एक लॉजिक समझानी थी। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप डेप्रिसिएशन में टैक्स शील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट टैक्स शील्ड? कंटिन्यू टू द सेम एग्जांपल। मैं कहता हूं जी कि प्लांट है, उसकी कॉस्ट 600 मिलियन है, यूजफुल लाइफ 4 इयर्स है, यानी 4 साल पे अपने डेप्रिसिएट करना है। 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और सॉल्वेज वैल्यू जो 4 साल के एंड पर मिलेगी वो आप ले लो 50 मिलियन। अच्छा, अब यहां पर एक अजम्पशन हमेशा माइंड में रखनी है, ये लिखी नहीं होती क्वेश्चन में, और लेकिन हर क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं। जो टैक्स पढ़ के आए हैं उनको आइडिया होगा। इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड, यानी इन ईयर ऑफ डिस्पोजल no capital allowance, capital allowance is basically known as tax depreciation। टैक्स में डेप्रिसिएशन को हम इंटरनेशनली कैपिटल अलाउंस भी कहते हैं। नो कैपिटल अलाउंस shall be applied, यानी इन सिंपल वर्ड्स, in the year of disposal no depreciation shall be recorded। ये हमेशा assumption आपने लेनी है। तो फिर year of disposal में करते क्या है? However, in year of disposal we shall calculate balancing allowance, balancing allowance is basically known as taxable loss on disposal। जब आप एसेट डिस्पोज करते हो उस पर लॉस या गेन आता है, जो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस आ रहा है वो बैलेंसिंग अलाउंस कहलाता है, और बैलेंसिंग चार्ज which is taxable gain on disposal। तो अब ओवरऑल इसका क्या मतलब हुआ कि जिस साल में आप एसेट को डिस्पोज कर रहे हो, याद रखेगा उस साल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, अलबत्ता जिस साल में डिस्पोज कर रहे हो उस साल में आपने गेन और लॉस कैलकुलेट करना है ऑन डिस्पोजल, और उस पे टैक्स निकलेगा। अब ये जितनी भी मैंने डाटा लिया है इससे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। इसका आसान तरीका ये होता है, हम एक टेबल की फॉर्म में वर्किंग बनाते हैं। इट इज अ वर्किंग, ये बनानी पड़ेगी क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है। स्ट्रेट लाइन हो तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं होती। जो भी वर्किंग नंबर होगा एज पर क्वेश्चन वो लगाओ। अब इसमें 4 साल का डाटा है, मैं 4 इयर्स में कन्वर्ट कर लूंगा। यहां से स्टार्ट करें 0 ईयर से। आपका जो एसेट की कॉस्ट है रुपीज इन मिलियन, वो 600 मिलियन है।
बेशक 2 डेसिमल तक कैलकुलेट कर दूं। पहले साल के एंड पे आप डेप्रिसिएशन लोगे, जिसको कैपिटल अलाउंस कहते हैं हम। ये जो वर्ड मैंने यूज किया कैपिटल अलाउंस, क्योंकि मैं ये डिफरेंट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि अगर डेप्रिसिएशन का वर्ड आ जाएगा तो आप इजीली समझते हो, इसलिए हम थोड़ा डिफरेंट वर्ड को लेके चल रहे हैं। तो कैपिटल अलाउंस आपने निकालना है कितने परसेंट एज पर क्वेश्चन, 25%। मैं 600 का 25% लेता हूं तो 150 की डेप्रिसिएशन आ गई। अब अगर 150 की डेप्रिसिएशन आई तो टैक्स शील्ड कितनी मिलेगी मुझे इस साल में, एट अ रेट ऑफ टैक्स रेट, चलो 30% लें, इसका 30% मैं लूंगा तो 45 टैक्स शील्ड हो जाएगी। ये पहला साल मुकम्मल हुआ। अब इसी तरह इसको कंटिन्यू करते हैं तो WDV आ गई 450। दूसरे साल में फिर कैपिटल अलाउंस लेता हूं 25%, लेकिन अब 25% 600 पे नहीं आएगा, 450 पर आएगा। तो ये आई थिंक बनेगा 112.5। Yes, sir. Yes, sir. अब 112.5 का 30% लें, 33.75. 75। Yes, sir. ओके, ये दूसरे साल की टैक्स शील्ड आ गई। इसी तरह 337.5 वैल्यू रह गई। थर्ड ईयर का कैपिटल अलाउंस लें, थर्ड ईयर का कैपिटल अलाउंस कितना बनेगा, 101.25. 101 या 80? 25% लेना है। $84.375. 84.38 कर दूं, Yes, sir. इसका 30% लें, टैक्स शील्ड आ गई। 25.31. 25.31। 31. ओके, अब आखिरी साल का है, ये बैलेंस आ गया आपके पास 3 और 253। अब फोर्थ ईयर में क्योंकि 4 साल का प्रोजेक्ट है, चौथे साल में कोई भी बैलेंसिंग अलाउंस वो डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते रूल के मुताबिक। ये अजम्पशन हमारी क्या होती है, इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो कैपिटल अलाउंस इज अलाउड, किसी किस्म का कोई कैपिटल अलाउंस अलाउ नहीं करोगे, तो फिर इसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं होगी। अलबत्ता इस साल में आपने गेन और लॉस निकालना है, जिसको बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज कहते हैं। तो फोर्थ ईयर में आपने इसको सेल किया है, रेजिडुअल वैल्यू सेल करेंगे, कितने में सेल करेंगे, 50 में। अगर 253.12 का एसेट 50 में सेल करते हैं तो 203.12, बताइए ये बैलेंसिंग अलाउंस आएगा या बैलेंसिंग चार्ज आएगा, Allowance आएगा. अलाउंस। यानी अलाउंस का वर्ड एक्सपेंस के लिए हम यूज करते हैं टैक्स में, जैसे डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है ना, अलाउंस का वर्ड यूज करते हैं। लॉस भी एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए हम इसके साथ भी अलाउंस का वर्ड यूज करेंगे। लेकिन गेन होता तो बैलेंसिंग चार्ज करते हैं। और याद रखिएगा, अगर लॉस होगा तो इस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, अगर गेन होगा तो उस पर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इस पर भी टैक्स शील्ड मिलेगी। इसको मैं लिखूंगा माइनस में, ठीक है। तो इसका 30% ले लेंगे तो 60, 60.93. 94 में कर दें. ये जो मैंने कैलकुलेट किया ना टैक्स शील्ड, ये हमारी फिर इसका हिस्सा बनेगी। ये जो मैंने यहाँ एक वर्किंग बनाई हुई थी ना, कैश फ्लो बिफोर टैक्स, उसके बाद उसमें से लेस करेंगे टैक्स और प्लस करेंगे टैक्स शील्ड। तो टैक्स शील्ड इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करो, ठीक है जी। ये बात समझ आई मेरी? Yes, sir. अच्छा अच्छा, अब मैं एक टैक्स की फर्दर आगे लेके चलता हूं। टैक्स की 3 सिचुएशन हो सकती हैं।
टैक्स पेमेंट्स, क्योंकि मैं कैश बेस बना रहा हूं ना, तो मुझे टैक्स पेमेंट्स चाहिए। मुझे ये देखना है ये जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है या जो टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं कैश फ्लो पर, सिर्फ मुझे ये पता करना है ये टैक्स मैंने पे किस साल में करना है। इसमें 3 सिचुएशन होती हैं। एग्जामिनर ये भी आपको कह सकता है, ये वर्ड यूज करता है, टैक्स इज पेएबल इन सेम ईयर, यानी जिस साल का टैक्स है उसी साल में आप उसको पे कर रहे हो। दूसरी सिचुएशन ये भी एग्जामिनर दे सकता है, टैक्स इज पेएबल इन नेक्स्ट ईयर, यानी इस साल का टैक्स इस साल पे नहीं होगा बल्कि अगले साल पे होगा, और ये दोनों एग्जामिनेशन में मिलेंगी आपको। लेकिन तीसरी सिचुएशन एग्जामिनेशन में अभी तक नहीं आई, आ सकती है, पार्शियल टैक्स या पार्ट ऑफ टैक्स इज पेएबल इन सेम ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, यानी टैक्स का कुछ हिस्सा उसी साल में पे कर रहे हो, टैक्स का कुछ हिस्सा अगले साल में पे कर रहे हो। तो ये तीनों सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे, एक छोटी सी एग्जांपल लेकर मैं आ रहा हूं। ओके जी, आपने इन्वेस्टमेंट की इन द फॉर्म ऑफ प्लांट 100 मिलियन की, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 4 years है, रेजिडुअल वैल्यू 20 मिलियन, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स इन ईयर 1 30, ईयर 2 40, ईयर 3 50, this is operating cash flow before tax. Depreciation rate 40%, reducing balance tax rate 30%। अच्छा, इस एग्जाम्पल में मैं ये तीनों सिचुएशन लूंगा, सिर्फ चेंज एंड पे आएगी जहां टैक्स आएगा, बाकी सेम है, कैश फ्लो तक सेम रहेगा। तो पहले हम जरा कैश फ्लो निकाल लेते हैं। अब इसमें आप उसी तरह बनाइएगा, ईयर 1 जिसको टी कह लें, T1, T0, T1, T2, T4। जी, सबसे पहले हम लेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स, और ये हमें गिवन है, T1 से स्टार्ट होगा 30 मिलियन,
40 मिलियन, 50 मिलियन, 10 मिलियन। ये मैं सिचुएशन 1 ले रहा हूं, टैक्स इज पेड इन सेम ईयर। अच्छा, आप इस पे टैक्स निकालेंगे, टैक्स ऑन एट अ रेट ऑफ 30%। अब टैक्स किस पे निकालेंगे? कैश फ्लो पे। बेशक मैंने टैक्स इतना पे नहीं करना, लेकिन इसी पे निकालूंगा। ये 9 मिलियन आ जाएगा, ये 12 मिलियन, दिस वन इज 15 एंड 3। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैं लूंगा टैक्स शील्ड, और इसके लिए जैसे हमने वर्किंग 1 पढ़ी थी, अब वो वर्किंग बनाएंगे। यहां मैं मुख्तसर बनाऊंगा, उस तरह पूरी तरतीब से नहीं बनाने की जरूरत, मतलब उस तरह लिख रहा। तो पहले साल में आपने एसेट खरीदा कितने का था? 100 मिलियन का। इस पे पहले साल की जो डेप्रिसिएशन है ईयर 1 की, T1 की, वो 40 मिलियन आएगी। और इस पे टैक्स शील्ड कितनी बनेगी? 40 का 30%, 12। फिर ये 60 रह जाएगा। T2 की डेप्रिसिएशन पे 40%, 24। 24 की टैक्स शील्ड निकालेंगे 30%, 7.2, ये बन जाएगा 36। T3 आप फिर डेप्रिसिएशन लोगे 40%, इसका 40% लें तो 14.40 आ जाता है, और 14.4 का 30% लें 4.32। 4.32। अब यहां से कैलकुलेट करो तो 21.6 आ गया। इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। आप इसको देखो, सेल कितने में किया है? 20 मिलियन। 1.6 जो है वो मेरा लॉस आ गया। अब मैं वर्ड वो लिख रहा हूं दूसरे, लॉस, और लॉस पे टैक्स शीट बनेगी 30%, 0.48। आई थिंक यही ठीक। अब ये जो टैक्स शील्ड आई है वो यहां ले आए, इसको प्लस कर लें, ये आंसर आ गया 33। दिस इज कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये पहले ऑपरेटिंग है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब इसको देखें, $35.2। नेक्स्ट देखिए, $39.32। नेक्स्ट देखें 7.48। ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ठीक है, अब इसको कैश फ्लो में कन्वर्ट करना तो बाकी कैश फ्लो ले आए। जैसे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपने 100 मिलियन की है T0 में, वो यहां आ जाएगी। और आखिरी साल 20 मिलियन की आपकी रेजिडेंट वैल्यू आई है, वो 20 मिलियन यहां आ जाएगा, और ये मेरा कैश फ्लो मुकम्मल हो गया। दिस इज प्योरली कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, जिस पे अब मैंने डिस्काउंट रेट लगाना है और एनपीवी या आईआरआर कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस यहां तक मेरी कैलकुलेशन है। एक मैंने मुकम्मल की, बाकी सिर्फ टैक्सेशन की डिस्कस करूंगा। और आखिरी आएगा 27.48। ये अच्छा, अगर मैं कहूं इन द टैक्स इज पेएबल इन फॉलोइंग ईयर, अगर टैक्स इस साल का टैक्स अगले साल पे करना है,
अब मैं टी नॉट का कॉलम नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो तो उसी तरह रहना ना एंड पे, वो तो उसी तरह आना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए वो हिस्सा नहीं कर रहा, इतना हिस्सा कर रहा हूँ। तो यहाँ मुझे टी नॉट अभी नहीं चाहिए। तो जब टैक्स एरियर में आ जाए, एरियर का मतलब है अगले साल पे करना हो, तो फिर याद रखिएगा कि आपका 4 ईयर का प्रोजेक्ट है, आप 5 ईयर्स में ले जाओगे, 1 साल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का टैक्स सेकंड ईयर में आएगा, सेकंड ईयर का टैक्स थर्ड में, और आखिरी साल T4 का टैक्स जो है वो T5 में जाएगा। तो अब मैं इसको इस तरह लिखूंगा, T1 2 3 4 और 5। ओके, सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स, वो तो सेम आ गया, 30 40 50 10। अब इस पे लेता हूं टैक्स एट ए रेट ऑफ 30%। अब जो टैक्स लूंगा, पहले साल का टैक्स कितना बना था 9, वो यहां नहीं लिखूंगा, वो यहां से माइनस कर। अब इसका टैक्स बना था 12, नेक्स्ट टैक्स बना था 15, आखिरी टैक्स बनेगा 3। सिर्फ फर्क क्या आया, जो टैक्स की अमाउंट निकली थी ना उस साल, पहले उसी साल में पे कर रहे थे, वहीं से माइनस किया था। अब आप अगले साल पे कर रहे हो तो इसलिए नेक्स्ट ईयर में जाके इसको माइनस करो, ठीक है। नेक्स्ट टैक्स शील्ड। अब इसी तरह जब टैक्स शील्ड लूंगा ना, जो वर्किंग 1 में हमने बनाई है, वो कैलकुलेटेड है। अब ये जो T1 की टैक्स शील्ड है, ये फिर T1 में बेनिफिट नहीं मिलेगा मुझे, जिस साल में पे करते हैं उसी साल में बेनिफिट मिलेगा, ये भी उसी तरह T2 में चली जाएगी, यानी यही सारी अमाउंट मूव कर देंगे यहां पर। 12 7.2 4.32 0.48, ठीक है। आप टोटल कर लोगे, टोटल मैं नहीं करता। अब ये बताओ, ये समझ आई बात? दोनों में फर्क बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। ये दो चीजें पेपर में आ चुकी हैं, लेकिन तीसरी चीज ये भी कर सकता है, कुछ पोर्शन टैक्स का उसी साल पे हो रहा है, कुछ अगले साल हो रहा है। मिसाल के तौर पे वो ये लिख देता है हमें 30%, और वो कहता है 40% टैक्स is payable and in same year and balance in following year। फिर क्या करूं? ये तीसरी सिचुएशन है, जिसको मैं कंबाइंड सिचुएशन कहता हूं, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसमें भी आप 4 ईयर का प्रोजेक्ट है तो आप 5 ईयर तक ही लेके जाओगे। रीजन क्योंकि टैक्स एरिया तो हो रहा है ना, इस वजह से, बेशक सारा नहीं हो रहा। T1 T2 T3 T4 और T5। अब सबसे पहले मैं तो लूंगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो। T1 का ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है 30, T2 40, ये सारे मैंने कैश फ्लो लिख दिया आपके साथ। T5 में तो कोई नहीं। अच्छा, जब मैं टैक्स लिखूंगा एट अ रेट ऑफ 30%, अब जरा देखिएगा, अब ये कैलकुलेशन आप वर्किंग में भी कर सकते हो, मैं यहाँ ज़ुबानी करता हूँ, आप वर्किंग में कर लेना। देखो इसका टैक्स बनता है ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 9, ठीक है। मैं यहाँ से फिगर उठाता हूँ, 9 का 40% टैक्स यहाँ पे होगा, 40%। तो 9 का अगर मैं 40% लेता हूँ, 9 4 36, 3.06 टैक्स आएगा।
लेकिन इसका जो 60% टैक्स है वो T2 में आएगा। तो T2 में सिर्फ यही वाला टैक्स नहीं आएगा, T2 में T2 का अपना टैक्स भी आएगा। यानी सिर्फ पहले साल एक अमाउंट आई है ना, यहाँ दो अमाउंट आएंगे और दोनों को सम करके लिखना है। मैं सम नहीं लिख रहा, मैं अलग अलग कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए आपको। वर्किंग में जैसे हम करते हैं तो यही कर देता हूँ। अब मैं इसका ये देखो, ये 40% लिया और इसका जो 60% बनेगा 5.4 वो यहाँ से माइनस होगा। फिर इसी तरह इसका टैक्स बनता है 12 का जो 40% होगा 4.8 वो यहाँ आ जाएगा और इसका जो 60% होगा 12 का 7.2 वो यहाँ पर आ जाएगा T3 में। फिर T3 का टैक्स है 15 मिलियन। 15 मिलियन का अगर आप 40% लो तो 6 मिलियन वो यहाँ इस साल से इसी साल से लेस होगा और इसी टैक्स का 60% जो 9 मिलियन बन रहा है वो यहाँ से लेस है। फिर जो इसका टैक्स बन रहा है 3 मिलियन का जो 40% है वो ये T4 से लेस हुआ और इसका 60% यहां से लेस है। तो अगर आप देखो पहले और आखिरी साल में एक एक अमाउंट है और बाकी सब में दो दो अमाउंट है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन में भी इस तरह भी कर सकते हो, ऐसा भी मसला है, दो दो अमाउंट भी लिख सकते हो, लेकिन वर्किंग बना लोगे तो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह मैं लूंगा टैक्स शील्ड वर्किंग 1। अब टैक्स शील्ड जब आपने कैलकुलेट करनी है वो भी इसी तरह कैलकुलेट करनी है। यानी ये जो 12 है इसका 30% लूंगा मैं, इसका 40%, इसका 40% जो बनेगा वो 4.80, लेकिन इसका जो 60% है वो यहाँ आ जाएगा 7.20 और 7.20 का जो 40% बनेगा, 40% कितना बनेगा 2.88। ठीक है, और वो इसी साल में आएगा और इसका 60% इस साल में ले आओ 4.32। 4.32। अच्छा, अब ये जो 4.32 आ रहा है इसका 40% इसी साल में रखो, %40 कितना आएगा 1.73। और इसका 60% इस साल में ले आओ T4 में, टू 2.59 कर देते हैं वो ताकि राउंडिंग पूरी हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा अब इसी तरह जो ये 0.4 है इसको T5 भी लिख दूंगा ना आगे, 0.48 का 40% यहां रखिएगा 1.92 0.92 0.092 नहीं अच्छा सर 0.19 है। 192 था तो 19 0.19। ठीक है, और जो बाकी बचेगा 0.29 वो इस साल में। अब ये सारे फिगर आ गई वो यहां ले आओ। पहले साल की टैक्स शील्ड है 4.8। अब यहां दो अमाउंट नहीं ला रहा, दोनों का सम करके ला रहा हूं 10.08 4.5 6.05 2.78 और 0.29। दैट्स ऑल, ये मेरी टैक्स शीट आ गई। तो ये तीनों सिचुएशन जो है वो यहाँ पर आ सकती हैं और ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की मैंने सारी चीज़ें आपके साथ अब डिस्कस कर ली हैं और इंशाल्लाह अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन सारे करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है, ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपके साथ आज एक क्वेश्चन शेयर कर दूंगा शाम तक, जो कल हमने क्वेश्चन में करना है। एक मैंने क्वेश्चन पहले एक बनाया होता है जो कि कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, थोड़ा काफ़ी लेंथी होता है, लेकिन वो ये सारी चीज़ें जितनी आती हैं ना क्वेश्चंस में वो सारी उसमें कवर हो रही हैं। वो पहले मैं शेयर करूंगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, हम पहले वो करके एक दफ़ा ज़रा सारे जो कॉन्सेप्ट हैं
वो रिकॉल कर लेंगे माइंड में और फिर इंशाल्लाह पास पेपर के जो बुक में क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, अदरवाइज मैं अटेंडेंस लगाऊं।